आज के इस लेक्चर में हम लोग वेज फनाकार फिल्म में व्यतिकरण पे बात करने वाले हैं। इंटरफेरेंस इन अ वेज फिल्म पे ये आपका जो थिन फिल्म लिए थे ना हम लोग पिछले लेक्चर पे, एक प्रॉपर शेप का टी थिकनेस वाला थिन फिल्म लिया था आपने, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू था। उसके रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे के लिए आप लोगों ने इंटरफेरेंस पे बात की थी। उसी का अगर मैं कहूं कि एक्सटेंडेड, उनका मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस ना होकर के वेज शेप का हो। वेज मतलब वो फनाकार शेप का हो। फनल देखा है ना केमिस्ट्री के लैब में, वैसे आकार का हो, मतलब थिकनेस यूनिफॉर्म ना हो। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट टाइम लूंगा। ये मान लेते हैं आपके पास एक थिन फिल्म था पिछले लेक्चर में जो आपने किया था, और इसमें आपने टी थिकनेस का एक थिन फिल्म एज्यूम किया था, और आपने कहा था कि ये टी की वैल्यू बहुत कम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने म्यू मान लिया था। और आपने क्या किया था इसमें, आपने कहा था कि जब लाइट रे फ्रॉम द सोर्स, कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, सॉरी, कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट रे आप लेंगे, कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, यहाँ ये जो पॉइंट ए है और ये जो बी लिया है आपने, यहाँ पे जब ये इस तरीके से इंसिडेंट होगा तो क्या होता है, इसका इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। किससे किससे? ये आपके फिल्म के अपर लेयर से, ये वाले लेयर से और ये वाले लेयर से, तब जाकर के इस ए बी से आपको ये बी सी मिलता है और ई एफ मिलता है। सिमिलरली ए बी से ही आपको ये दो ट्रांसमिटेड यानी पारगमित तरंगे भी मिली हैं, डी जी और एच जे, और इन दोनों के लिए इंटरफेरेंस को स्टडी करना था। तो आपने इसके लिए मतलब बी सी और ई एफ के लिए पाथ डिफरेंस निकाला था, पथांतर, और उसी तरीके से आपने इसके लिए भी पथांतर निकाला, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के कंडीशन को स्टडी किया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक वेज फिल्म की। मान लेते हैं ये आपका एक वेज फिल्म है। वेज फिल्म कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? आपका जो फिल्म का थिकनेस है ना, उसको अब मैं टी नहीं बोल रहा। ये यहाँ कम, यहाँ देखिए 0 है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा ज्यादा होते होते बहुत ज्यादा, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी फिल्म की बात हो रही है, थीन फिल्म। यहाँ पे ये जो वेज से बना है ना, इसके बीच में कोई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थीन फिल्म है। म्यू मतलब अगर यहाँ पे एयर बोलेंगे ना तो म्यू की वैल्यू को 1 कर देंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालेंगे। अगर वाटर भर के रखेंगे आप तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दीजिएगा, ग्लास रहेगा तो ग्लास का दीजिएगा, ऑयल रहेगा तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेकिन ध्यान ये रहे, यहाँ थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म कंटिन्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको वेज शेप कहा है आपने, है ना। अब क्या करें, आपके पुराने नॉलेज को यहां अप्लाई करते हैं। कैसे? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लीजिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से ये ए बी किरण को इस वेज फिल्म के ऊपरी सतह पर, है ना, आपके लाइट रे ए बी को अपर सरफेस ऑफ द वेज फिल्म के बी पॉइंट पे इंसिडेंट करवाइए। तो आपका नॉलेज क्या कहता है? आपका नॉलेज कहता है कि इस लाइट रे ए बी का पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा बीसी डायरेक्शन में, और बी डी डायरेक्शन में इसका पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। और ये जो लाइट रे है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये वाला जो लाइट रे होगा वो बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगा, बिकॉज योर लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। क्लियर है बात? कहां से कहां पहुंच गए आप? ए बी से शुरू करके बी सी तक और बी से डी तक पहुंच गए हैं। तो अगर ये वाला एंगल देखिए, ये इंसिडेंट एंगल को आप कहते हैं कि ये आई है, तो मैं ये कहूंगा ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी आई होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और ये अभिलंब की ओर झुका हुआ जो कोण है वो आर है।
क्लियर है बात? अब आप कहाँ पे आ जाइए, डी पॉइंट पे। क्यों आ गए डी पॉइंट पे? भाई अब हमको दूसरा वाला भी तो चाहिए, ये इजी वाला कैसे आएगा? देखिए बी से डी टकरा गए और यहां से आप किधर परावर्तित होगा, इसका आंशिक परावर्तन होगा किधर, डीई डायरेक्शन में। ये डीई डायरेक्शन में इसका परावर्तन हो गया और उसके बाद यहां इसका पार्शियल रिफ्रैक्शन हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहने का मतलब क्या, आपका लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर पहुंच गया। इसमें क्या हुआ, आप डी एफ डायरेक्शन पे रिफ्रैक्ट हो गए। क्लियर है? अब आप कहां पहुंच गए हैं भाई, इधर से घूमते घूमते आप पहुंच गए ई पे। ई पे आपके लाइट रे का इंसिडेंट हुआ यहां, तो इस डायरेक्शन में यानी कि ईजी डायरेक्शन में विच इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्शन होगा पार्शियल, आंशिक रूप से अपवर्तित होगा अभिलंब से दूर, और इसका आंशिक परावर्तन भी होगा। ठीक, ये वेज फिल्म के ऊपर, तो आप यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये अभिलंब है इसके लिए। ये जो आपने दिखाया है ना ये वाला लाइन, ये आपके ये वाले सरफेस के लिए ये नॉर्मल लाइन है। अब यहां तक आप क्या सीख गए, आप इस ए बी लाइट रे को यूज करके, इस ए बी को यूज करके आपने क्या बना लिया, बी सी और ई जी रिफ्लेक्टेड रे बना लिया। सिमिलरली इधर आप आएंगे तो इधर भी आप दो ट्रांसमिटेड रे भी बना सकते हैं। अब दो ही क्यों भाई, कम से कम दो लाइट रे चाहिए ना इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए, मिनिमम 2 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इंटरफेरेंस। व्यतिकरण की परिभाषा से कम दो परावर्तित या पारगमित या दो तरंग चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, दो तो बन गए। अब अपने थिन फिल्म वाले केस को यहां भी लगाएंगे, है ना, और स्टडी करेंगे। एक बार अच्छे से इस डायग्राम को आप प्लीज समझ लीजिए कि इसमें हुआ क्या है। एक बार इस डायग्राम को मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, प्लीज देखिए। ये आपका एक वेज फिल्म है, ये वाला एक वेज फिल्म है, और इस वेज फिल्म के लिए एंगल हमने लिया है थीटा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग म्यू ले लीजिएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग म्यू ले लेंगे। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया इसका हमने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे आप, इसके ऊपर एक लाइट रे ए बी को इंसिडेंट करवाए, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो इसका पार्शियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, और नीचे की ओर इस बी डी डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्शन होगा। इस नॉर्मल लाइन की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि अभिलंब की ओर झुकाना पड़ेगा इसको। तो ये इस बी डी डायरेक्शन में इसका क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होगा। कैसे, देखिए यहां पे ये वाला एंगल अगर आई है तो आप बोलेंगे भाई ये वाला एंगल को भी आई लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका लाइट रे सीधा सीधा इस डी पॉइंट के पास आके इंसिडेंट हुआ, और ये जो एंगल बनेगा यहां जो एंगल बनेगा ये आपका आर एंगल है। क्लियर है बात? अब आप डी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब डी पॉइंट से आप इस डायरेक्शन में, डी पॉइंट से इस ई डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, लेकिन आपके पुराने नॉलेज के हिसाब से इसको आप उस नॉलेज को यहां अप्लाई करेंगे तो इस एंगल आर को यहां आर नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते भाई? आर इसलिए नहीं कर पाएंगे भैया कि हमारे पास ये जो आपने परपेंडिकुलर लाइन लिया है या नॉर्मल लाइन लिया है फॉर द लोअर सरफेस, और ये जो नॉर्मल लाइन लिया है आपने फॉर अपर सरफेस, ये ब्लू कलर में, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे। लेकिन अभी इस पर डिस्कस नहीं करते, थोड़ा रुकिए, आगे चलते हैं। कहां पहुंचे हैं आप, इस ई पॉइंट पे। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास ये जब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को इस टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
कौन कर रहे हैं? ये जो नॉर्मल लाइन आपने लिया है, ये वाला जो बॉटम सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन था और ये वाला जो अपर सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इस टी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर दिए। अब इस डी पॉइंट से आपके इस ग्रीन लाइट रे को, ग्रीन कलर से मैं दिखाया, ग्रीन लाइट रे नहीं है ना, ग्रीन कलर से जो लाइट रे आपने दिखाया है वो कहां निकल के आएगा? बाहर। और किधर जाएगा ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर। क्यों? क्योंकि फिल्म से एयर में आया है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आया है। ठीक ठीक है, इधर इस डीएफ डायरेक्शन में आगे गए तो यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अब ये जो डीई लाइन है इस ई पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो गया, इसका क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। अवे क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। फिर क्या होगा भाई? फिर आपको ई जी लाइन मिल गया। क्लियर है बात? मतलब ए बी से बी सी बना और उसी से ईजी भी आपने बना लिया। मतलब एक लाइट सोर्स, एक लाइट रे ये है और दूसरा लाइट रे ये है। ठीक है, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप एक काम कीजिए, इस ई पॉइंट से इस लोअर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ई एम ड्रॉ कर दीजिए। सिंपल कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। ठीक, यहां तक पहुंच गए आप। अब इसका ट्रांसमिटेड वाले पार्ट को तो आप लोग सॉल्व करेंगे जैसे आपने पिछले बार किया था, बिल्कुल वैसे यहां भी करना है। मैं आपको रिफ्लेक्टेड के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं। ट्रांसमिटेड वाले पार्ट पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कंडीशन ये आता है कि इसका अब कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे करें। कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इस एंगल को मैं थीटा कहूंगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि इस एंगल को थीटा क्यों कहेंगे, है ना? एक क्वेश्चन तो बनता है। देखिए, इसको दिखाने के लिए इसका नाम मान लेते हैं, आप ओ लिख लीजिए। एक ट्रेंगल देखिए आप, ये ट्रेंगल है और आप पहले ही पढ़ चुके हैं आप कि आपके ट्रेंगल के सम ऑफ ऑल द एंगल 180 के होते हैं। तो ये वाला पार्ट कितने का है? देखिए ये 90 डिग्री का है। ये वाला हिस्सा कितने का है? 90 डिग्री का। ये कितने का है? थीटा का। तो ये कितने का होगा भैया? ये कितने का होगा? आप बोलेंगे इसको 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। 90 माइनस थीटा होगा। ये तो एक पार्ट हुआ। और अब क्या करते हैं? अब चलते हैं एक दूसरे ट्रेंगल की ओर। उस ट्रेंगल का नाम है ये टी, देख रहे हैं आप, और ये बी। बी मतलब ये पूरा एंगल ले रहा हूं मैं। बी मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितने का है? ये वाला 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और ये एंगल कितना है? एन वाला 90 माइनस थीटा, मतलब मैंने लिया टी बी एन और होल एंगल 180 डिग्री। देखिए ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 प्लस 90 माइनस थीटा एंगल टी, तो 180 माइनस थीटा प्लस टी, तो टी की वैल्यू थीटा। शायद आपको समझ में आ गया कि टी की वैल्यू थीटा मैंने कैसे लिया है। एक बार देख भी लीजिए आप और कर भी लीजिए इसको। एक ट्रेंगल कौन सा लेना है? डी ओ एन, एन का 90 माइनस थीटा दिखा दीजिए। फिर ले लीजिए आप टी बी एन, टी बी एन, यहां टी की वैल्यू आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये थीटा क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे गए तो आप लोग को अब इस एंगल के बारे में बात करनी है। ये एंगल को मैं आर प्लस थीटा लिख रहा हूं। आप पूछेंगे क्यों लिख रहे हैं? इसके लिए
एक ट्रेंगल है, देखिए एक ट्रेंगल है, ये वाला पॉइंट यानी कि बी, दिखा बी, ये वाला पॉइंट यानी कि टी, और ये वाला एंगल यानी कि डी। तो ये जो एंगल आप दिखा रहे हैं ना यहाँ, ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर है, मतलब बी टी डी का बाह्य कोण है ये। और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होते हैं, है ना। दो एकांतर कोणों के योग के बराबर होता है बाह्य कोण। मतलब ये आर है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, आर प्लस थीटा। और अगर ये आर प्लस थीटा है तो ये एंगल तो पक्का बोलेंगे आर प्लस थीटा होना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब हम लोग अपने कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या करें? आप लोग बोलेंगे कि इंटरफेरेंस पे डिस्कशन है, तो हम लोग ये बीसी लाइट रे और ईजी लाइट रे के बीच के पाथ डिफरेंस पे डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए इस ई से इस बीसी के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब क्या समझ में आया? यहां एक्स्ट्रा कितना है, बी एक्स है, और ये ईजी से एक्स्ट्रा है ना। लेकिन ईजी बना कैसे है? देखिए ये बीसी कैसे बना, तो आपने कहा कि ए बी लाइट रे आया, अपर पार्ट से टकराया, टकरा के पार्शियल रिफ्लेक्शन होने से बीसी बना, बीसी बना, और ये पार्शियल रिफ्रैक्शन होने से, आंशिक अपवर्तन होने से बीडी बना। फिर इस बीडी का परावर्तन हुआ, डीई बना, तब जाके ईजी आया है। क्लियर है बात? जो वहां डिस्कस किए थे आप थीन फिल्म में, वही डिस्कशन यहां भी है। अब क्या करें भाई? इस बीसी और ईजी के बीच पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बीसी और ईजी के बीच का कितना आएगा? ये आएगा म्यू बीडी प्लस डीई। ये देखिए इस म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर बीडी चले हैं आप, फिर डीई चले हैं आप, तब जाके ईजी बना है। और इसमें एक्स्ट्रा कितना? ये एक्स्ट्रा किसमें है? इस ईजी के लिए एक्स्ट्रा निकाले हैं आप। ये जो रिजल्ट निकाले हैं ईजी के लिए निकाले हैं। माइनस बी एक्स एयर में है, इसलिए यहां म्यू की वैल्यू 1 है। अब यहां ये कौन सा मीडियम है भाई, ये तो नहीं पता, लेकिन कोई मीडियम है, एयर नहीं लिया है आपने अभी। अब क्या करें? अब हम लोग का टारगेट है एक एक करके इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो शुरुआत कहां से करते हैं? इस बी एक्स से। अब बी एक्स से शुरुआत क्यों? ये देखिए ना भाई, सीधा सीधा एक ट्रेंगल दिख रहा है, राइट एंगल, बिना कुछ किए बेचारा एक ट्रेंगल बना दिया। ठीक है, एक ट्रेंगल आपके पास ये वाला दिख रहा है, दिखा? ये ट्रेंगल है आपके पास। इसके लिए हम लोग क्या करें? अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि यहां पे ये वाला एंगल तो बताइए, नहीं पूछेंगे आप? तो देखिए ये एंगल कितने का है? ये पूरा 90 डिग्री का है। और अगर ये 90 का है और इतना आई है, तो यहाँ ये जो एंगल बचा, ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन वाले में, ये देखिए ग्रीन दिखा, यहाँ एंगल दिखेगा 90 माइनस आई के। पूरा एंगल 90, उसमें से आई चला गया, बचा 90 माइनस आई, और ये है 90। देखिए भाई ये 90 और ये 90 माइनस आई, इसके साथ टोटल एंगल 180 का। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? बिल्कुल इस वाले एंगल को कितना दिखाएंगे आप? इस वाले एंगल को आई बोलेंगे आप। क्लियर है? मतलब एक ट्रेंगल निकालते हैं, एक ट्रेंगल निकालते हैं, कौन सा? इन ट्रेंगल बी एक्स ई, राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ये राइट एंगल है और यहां एंगल आई है। आपको क्या चाहिए? बी एक्स चाहिए। आपको क्या चाहिए? बी एक्स चाहिए। और ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस दिखा दिए, साइन आई निकल के आया। साइन आई कितना? साइन आई होता है परपेंडिकुलर यानी कि बी एक्स बाई हाइपोटेनियस यानी कि बी ई।
ये निकल के आ गया आपके पास। अब एक रीजनेबल आंसर तो दिख नहीं रहा। अब इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए इंक मार्क को मैं हटा देता हूं ना, जितने इंक मार्क थे उसको हटा लेते हैं। अब आगे चलते हैं। एक तो निकल गया, लेकिन आंसर नहीं आया। बीई के टर्म पे आंसर दिख रहा है, ये वाला बी और ये वाला ई। तो बीई के टर्म पे आंसर दिखा, लेकिन यहाँ कोई राइट एंगल नहीं है। ये देखिए, यहाँ कोई राइट एंगल नहीं ले सकते आप। तो यहाँ से ई से इस बीडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कौन सा लाइन ड्रॉ कर दिया आपने? इस ई डब्ल्यू लाइन को ड्रॉ किया। ध्यान रखिएगा, कौन सा लाइन? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, एक ट्रेंगल दिखा राइट एंगल का, बी डब्ल्यू और ये ई वाला पॉइंट। ये देखिए, एक राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ है। अब फिर से वही, ये एंगल कितना होगा निकालने की बात आई। तो ये देखिए, ये वाला जो लाइन है आपका, ये तो नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना? नहीं, इसके लिए करेंगे तो ये 90 डिग्री का हो रहा है ना। लेकिन हम लोग कौन सा लेना चाह रहे हैं? ये बी को निकालना है। तो ये तो 90 डिग्री का हुआ। उसके बाद ये वाला एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आर का। क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल, ये वाला टोटल एंगल कितने का है? 90 का। नॉर्मल है इसलिए। तो और 90 में से ये आर चला जाएगा, तो 90 माइनस आर बचेगा। देखिए भाई, ये एंगल है 90 माइनस आर, और ये एंगल आपने 90 बनाया है, आपने ही तो ड्रॉ किया ना इस नॉर्मल को। तो ये 90 माइनस आर, ये 90, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। मतलब इस एंगल ई की वैल्यू को आपको आर लेना पड़ेगा। ले लिया आपने आर, तो आपके पास एक ट्रेंगल फिर फॉर्म हो गया। कौन सा ट्रेंगल? इन ट्रेंगल बी डब्ल्यू ई। इसके लिए इस ट्रेंगल को यहां से काट के बाहर निकालिए। निकल गया। W पे 90 डिग्री, E पे R, और B के लिए नहीं लिखा है, चाहे तो आप लिख लीजिए। यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, हमको तो ये BE चाहिए, तो आप कह सकते हैं कॉस भी लगाएंगे या साइन भी लगा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कॉस मत लगाइए। क्यों? क्योंकि ये WE वाला पार्ट ना हमारे कंस्ट्रक्शन से आया है। एक काम करते हैं, साइन ही लगाते हैं। साइन लगाने से एक साइन आई दिख रहा है, और यहाँ आर है तो साइन आर निकल आएगा। साइन आर कितना होगा भाई? साइन आर निकल के आया बी डब्ल्यू बाई बीई, बी डब्ल्यू बाई बीई। क्लियर है? एक ये निकला और दूसरा ये निकला। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो फायदा हो सकता है, म्यू निकल सकता है। ये जो म्यू है ना इसका, थिन फिल्म का, वो निकल आएगा। कैसे? स्नेल के नियम से स्नेल कहते हैं क्या? म्यू इज साइन आई बाई साइन आर। साइन आई की वैल्यू कितना? साइन आई की वैल्यू रखिए बी एक्स बाई बी ई, और साइन आर की वैल्यू बी डब्ल्यू बाई बी ई रख दिया। बी एक्स बाई बी ई, बी डब्ल्यू बाई बी ई। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, तो ये नीचे वाला टर्म जो आपने लिया है, ये वाला, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हुए, और आपके पास ये जो बीई और ये जो बीई है वो कैंसिल होगा, और आपको मिलेगा बी एक्स बाई बी डब्ल्यू। क्लियर है बात? क्लियर है बात? मतलब बी एक्स की वैल्यू इस बी डब्ल्यू को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा, म्यू बी डब्ल्यू हो जाएगा। ये मिला आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए, है ना, म्यू बी डी प्लस डी ई माइनस बी एक्स, और यहां बी एक्स की वैल्यू म्यू बी डब्ल्यू निकल के आया। मतलब फिल्म के साथ कुछ तो जुड़ा है। अब आगे चलते हैं। आगे गए तो एक काम कीजिए, आप बी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या मिलेगा? आपको मिला पाथ डिफरेंस इक्वल टू म्यू बी डी प्लस डीई माइनस म्यू बी डब्ल्यू। आपके पास ये वाला रिजल्ट आया।
इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, ये वाले नंबर के साथ भी म्यू है और BW के साथ भी म्यू है। ऐसा करें, म्यू हटा दें क्या, तो म्यू को यहां से अगर कॉमन निकालें तो आपको मिलेगा म्यू BD प्लस DE माइनस BW। कुछ फायदा होते दिख रहा है, पता नहीं, देखते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास, यहां ये जो BD है ना, ये जो BD है ना, इसको आप अपने डायग्राम के पास जाइए, यहाँ B से ये D तक दिखा, B से D, इनके बीच में ही ये W है, ये देखिए W दिखा आपको, ये बीच में ये W है, मतलब BW प्लस WD इक्वस टू BD। ये देखिए मैंने इसको यहां लिखा है, ये वाले पॉइंट के ऊपर दिखा आपको, ये देखिए, इसको यहां रख दीजिए BD की जगह, तो म्यू का वैल्यू आपको मिलेगा म्यू BW प्लस WD, ये BD की जगह यहां से, प्लस DE माइनस BW, तो ये माइनस BW और ये प्लस BW कैंसिल हुए, और इसको कैंसिल करके आपने बना दिया ये, इधर पहुंच गए भाई, देखिए यहां आ गए आप, म्यू म्यू WD प्लस DE इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बात? अब यहां तक तो चीजें समझ में शायद आ गई, आप समझ गए होंगे। आगे गए, आगे जाते हैं, तो ये WD और DE के बारे पे डिस्कशन होना चाहिए। एक ट्रिंगल दिख रहा है DME, पहले इतने जितने इंक है ना उस सब को हटा देते हैं हम लोग, ताकि वो कंफ्यूजन हटे। हाँ, एक ट्रिंगल देखते हैं DME और DMZ। तो DME ये तो दिखा मेरे को, ये देखिए, ये D और ये M और ये देखिए ऊपर E, मतलब ये एंगल की बात हो रही है। और एक ट्रायंगल मैंने लिखा है DMZ, दिख तो नहीं रहा, एनिमेशन में डाल दिया होगा मैं, आगे पीछे हो गया होगा। ये यहां से इस लाइट रे को, मतलब इस BD को मैंने एक्सटेंड कर दिया है आगे, सीधे सीधे ना, देखिए ये रिफ्लेक्टेड होके इधर गया है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस लाइन को, इस BD लाइन को सीधे सीधे आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां आके इंटरसेक्ट करेगा, जिसको मैंने Z कहा है। दूसरा ट्रायंगल दिख गया आपको, एक ट्रायंगल बना आपका DMZ, ये वाला D, ये वाला M, इसको 90 डिग्री आपने कंस्ट्रक्शन में शुरू में ही मैं बताया था, और ये वाला एंगल है सेट। अब इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, पूरा दिख गया ना आपको। एक ट्रायंगल आपने लिया है D, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल E, और ये वाला राइट एंगल M। दूसरा ट्रायंगल आपने दिखा है DMZ। क्यों? अब इसको जो सॉल्व करना है, लेकिन पहले तो ये दिखाइए कि यहां आपने r थीटा क्यों लिखा, यहां r थीटा क्यों लिखा आप मेरे से नहीं पूछेंगे भाई, मैं इसको बता चुका हूं, और यहां r थीटा है तो ये भी r थीटा होगा, आपको ये भी पता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? आगे बात करते हैं। आगे गए तो यहां थोड़ा सा इंक को मैं वापस इरेज कर देता हूं, यहां आपको ये एंगल r प्लस थीटा चाहिए, और अगर देखिए ये तो 90 डिग्री है, कोई डाउट नहीं है आपको। अब दो ट्रायंगल लिया है तो आप समझ गए होंगे, मैं इसको समरूप दिखाना चाहता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूं, सिमिलर दिखाना चाहता हूं। सिमिलर दिखाने के लिए जैसे पिछले लेक्चर में एंगल साइड एंगल की बात किए थे, यहां भी चाहिए, तो साइड तो दिख रहा है, दोनों के लिए कॉमन DM है, और एक ठो एंगल 90 डिग्री मिल चुका है। अब सवाल है इस एंगल का, इस एंगल का, या ये वाले एंगल का, ये D एंगल का, लेकिन मैं इसको बाइसेक्टर नहीं बोल सकता,
इसको मैं बाइसेक्टर है नहीं बोल सकता। एक काम करते हैं, इसी एंगल को दिखाते हैं, ये वाले एंगल को और इस एंगल को। कैसे करें? देखिए, ये जो एन टी लाइन दिख रहा है आपको, देखिए तो ये नीचे वाले सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन है, और ये जो EZ लाइन आपने ड्रॉ किया था, ये भी नीचे वाले सरफेस के लिए परपेंडिकुलर है। एक ही सरफेस के दो परपेंडिकुलर लाइन रहेंगे तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर है बात? वेरी गुड। अब क्या करें? देखिए भाई, धीरे धीरे बात करते हैं। ये वाला r प्लस थीटा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा r प्लस थीटा। इसको अगर मैं एनिमेशन में डाल दिया होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, अभी नहीं डाला है, चलिए। ये वाला एंगल r प्लस थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला। और उसके बाद देखिए, देखिए ये जो लाइन था आपका एन टी वाला लाइन, इस EZ लाइन का पैरेलल था, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये है। तो अगर ये r प्लस थीटा निकलेगा तो अल्टरनेट एंगल किसी समांतर रेखा के लिए, समांतर लाइन के लिए एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। r प्लस थीटा ये है, इसको अभी तो डिस्कस किया ना मैंने, r प्लस थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसका, क्योंकि इस लाइन को आपने आगे की ओर बढ़ाया है, तो ये r प्लस थीटा हो गया। चलिए ऊपर चलते हैं इस भाई साहब के लिए। इसके लिए भी मैं वही कहूंगा कि ये देखिए, ये एंगल कितना है, बिकॉज ऑफ ये रिफ्लेक्टेड एंगल था, तो इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण का मान r प्लस थीटा है, तो परावर्तन कोण का मान r प्लस थीटा होगा। और इस r प्लस थीटा एंगल का ये वाला पॉइंट अल्टरनेट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा ना एन टी इस EZ के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना लिखेंगे आप? r प्लस थीटा। इस ट्रेंगल को काट के मैंने यहां दिखा दिया आपको। देखिए भाई, एंगल Z r प्लस थीटा है, एंगल E r प्लस थीटा है, ये 90 डिग्री का है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही ट्रेंगल में, मतलब ट्रेंगल DME और ट्रेंगल DMZ में ये वाला कॉमन साइड है। तो भाई ASA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब DME DMZ के कॉन्ग्रुएंट है, समरूप है। सॉरी, समरूप होने का मतलब क्या? ये जो DZ लाइन लेंगे ना, इसको DE लाइन के इक्वल बोलेंगे, और इस ZM को इस ME के इक्वल बोलेंगे। बोलेंगे? बोलेंगे? मतलब ये आपका कंक्लूजन निकला। अब मेरे को तो एक ये दिख रहा है, दिखा आपको भी, और एक है आपका ये बेचारा इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों से कुछ बातचीत करके कुछ निकालिए। क्या निकालें? DE की जगह DZ रख दीजिए। अगर DE की जगह DZ रखेंगे तो क्या बनेगा? WD प्लस DZ। देखिए भैया, WD प्लस D से सीधा Z, मतलब आप पूरा यहां से यहां पहुंचा रहे हैं मेरे को, है ना? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये इसको मैंने इस तरीके से अलग करवाया है ताकि आप नोट कर सकें। आगे गए, आगे गए तो आपने क्या कहा? DE की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। DE की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जैसा मैंने कहा, ये बन जाएगा म्यू DW प्लस DZ, और WD प्लस DZ इज WZ। कैसे? तो फिर से देख लीजिए, कहाँ है WD? ये देखिए, W से लेकर के D तक, फिर D से लेकर के Z तक, ये देखिए, मतलब टोटल बना, टोटल बना, क्या बना? ये पूरा यहां से यहां तक, ये बन गया म्यू WZ बना। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस WZ की वैल्यू निकालनी है। WZ ढूंढिए डायग्राम में, मेरे को तो दिख गया।
ये वाला ये है WZ, और यहाँ पे ये जो EM है ना, थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म एट दिस पर्टिकुलर एरिया या दिस पर्टिकुलर रीजन को मैं T कहता हूं अगर, तो इसको भी T बोलूंगा ना। क्यों? अरे भाई, क्योंकि आपने कहा था ना ZMDE ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर है। तो ये वाला साइड यानी कि EM इस MZ के इक्वल होगा। तो अगर ये T है तो ये वाला हिस्सा भी T आएगा। मतलब यहां से एक ट्रेंगल निकालेंगे अब। चलिए, कौन सा ट्रेंगल निकाला? ये वाला EW मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का। तो यहां लिखिए W, ये W हो गया, क्लियर है। और इस एंगल को तो R प्लस थीटा कहा है आपने, मतलब इसको मैंने R प्लस थीटा कहा है, ये वाले एंगल को R प्लस थीटा, ये R प्लस थीटा। यहां से आपको क्या चाहिए? यहां से आपको चाहिए बेस। तो ये है आपका हाइपोटेनियस। टेन थीटा इसलिए नहीं लगा रहा हूं मैं क्योंकि आपके पास ये जो F नहीं है भैया, ये E लिखिएगा ना, इसको E लिखिएगा। हाँ, F नहीं है, ये E। तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू 2T है और ये WZ है, तो कॉस लगा दें। बेस है और हाइपोटेनियस है तो कॉस लगा देते हैं। कॉस R प्लस थीटा कितना आएगा? WZ बाई EZ के इक्वल। आपको क्या चाहिए यहाँ? ये देखिए वाले में WZ, इसको ट्रांसफर कीजिए, EZ कॉस R प्लस थीटा, EZ की वैल्यू 2T। इस WZ की वैल्यू को आप अपने इक्वेशन नंबर 4 पे रख दीजिए। WZ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 पे रखेंगे तो आपको मिलेगा 2 म्यू टी कॉस R प्लस थीटा। ये पाथ डिफरेंस BC और EG के बीच आपने कैलकुलेट किया है। लेकिन क्या? लेकिन यहां एक बात और है, यहां आपके लाइट रे का रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम हो रहा है। स्टोक भाई साहब याद आए? स्टोक सर क्या कहते हैं? स्टोक सर कहते हैं कि अगर आपके लाइट रे का रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम होगा तो यू हैव पाई फेज डिफरेंस, और आपने कहा था अगर कलांतर पाई का होगा तो पथांतर लेमडा बाई 2 का होगा। पाथ डिफरेंस मस्ट बी लेमडा बाई 2। क्यों? तो आपका ये भी कहना था थिन फिल्म के लिए, क्योंकि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। इसको यहां लिखना जरूरी है। इस लाइन को यहां लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? यहां लिखिएगा स्टोक के नियम से सघन माध्यम से परावर्तित होने वाली किरण में पाई का कलांतर अथवा लेमडा बाई 2 का पथांतर होता है। ठीक, इसका मतलब प्रभावी पथांतर कितना होगा? देखिए, लेमडा बाई 2 तो पथांतर बोल रहे हैं कौन? ये स्टोक सर, स्टोक भाई साहब बोल रहे हैं ना, लेमडा बाई 2 का पथांतर। और आप कितना बोल रहे हैं? इतना। तो इफेक्टिव प्रभावी पथांतर इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कितने का? आपने जो कहा वो और स्टोक सर ने जो कहा वो, दोनों को मिला के 2 म्यू टी कॉस R प्लस थीटा प्लस लेमडा बाई 2। लेकिन यहां जो ये वाला ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए आप निकालेंगे तो उसके लिए ये वाला नहीं लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके लिए जो फेज डिफरेंस आता है 0 आता है। ये निकल गया इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। यहां तक आपका कैलकुलेशन हो गया। लेकिन जब यहां तक पहुंच ही गए हैं तो आप ये भी तो बोलेंगे कि इंटरफेरेंस बता रहे हैं तो पाथ डिफरेंस का कंडीशन लगा के ज्यादा नहीं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बता देते, संपोषी और विनाशी वेतनकरण के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए करते हैं अगले स्लाइड में। यहां है तो बात है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना? पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा फॉर कंस्ट्रक्टिव। आपने कितना निकाला है? इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आपके लिए कितना है? आपके लिए पाथ डिफरेंस कितना? तो 2 म्यू टी कॉस R
प्लस थीटा प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एन लेमडा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको तो ये निकालना है क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया है। तो इसके लिए क्या निकलेगा, इस लेमडा बाई 2 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करेंगे तो लेमडा बाई 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ लेमडा बाई 2 कॉमन लेंगे तो 2 देना पड़ेगा, नहीं तो 2 देना पड़ेगा तो क्या बचेगा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा 2n-1 लेमडा बाई 2। और यही केस अगर आप लोग ट्रांसमिटेड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कंस्ट्रक्टिव वाला केस होगा ना वो डिस्ट्रक्टिव दिखाएगा, जैसे थिन फिल्म में दिखा था बिल्कुल वैसे ही दिखेगा अब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव का। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस बोलिए कितना, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस बोलिए कितना, आप बोलेंगे पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक, थिन फिल्म में हमने डिस्कस किया था। अपना पाथ डिफरेंस जो आपने कैलकुलेट किया है इफेक्टिव पाथ लेंथ, सॉरी पाथ डिफरेंस, उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। अब इस लेमडा बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लेमडा बाई 2, ये हुआ आपका लेफ्ट साइड। और राइट हैंड साइड में कितना, लेमडा बाई 2 इंटू 2n इंटू लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, 1 का लेमडा बाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब तो ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या बचेगा, ये बनेगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा 2n लेमडा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2 प्लस क्या बचा भाई, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू n लेमडा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको। यहां एक चीज समझने की बात यह है कि अगर t इक्वल टू 0 कर देते हैं, t इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो ये 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, यानी कि जो ये पाथ लेंथ आएगा आपका, ये 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, पाथ डिफरेंस जो निकलेगा वो कितना होगा, मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। और 0 कहने का मतलब, 0 कहने का मतलब मिनिमा का केस है, 0 कहने का मतलब मिनिमा का केस है, न्यूनतम तीव्रता की शर्त है ना। इसका मतलब अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे तो परावर्तित भाग में आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा, अदीप्त फिल्में दिखेंगी, काली फिल्में दिखाई देंगी। और जैसे जैसे आप कोर से फिल्म की मोटाई बढ़ने की दिशा में आगे जाते जाएंगे, मतलब टी का मान बढ़ाते जाएंगे, पाथ डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, तो आपको अल्टरनेट एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, कोर के समांतर, ऐसा। ठीक है, परावर्तित भाग में अदीप्त फिल्म दिखाई दी, परावर्तित भाग में अदीप्त फिल्म दिखाई दी, और आपको इस एज के समानांतर अदीप्त दीप्त फिल्मों का एक सीरीज दिखाई देगा इस कोर के समांतर। यह है आपका वेज फिल्म में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन अ वेज फिल्म। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। इंजॉय इसलिए करेंगे क्योंकि आपने थिन फिल्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ट्रांसमिटेड के लिए इसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और मैं ये जानता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।